हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था क्लास 11th वाले में, ठीक है ना। आप लोग का जो स्टार्ट हुआ था 11th, तो सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे हम लोग, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है ना। और कुछ याद करने के लिए भी आपको दिए थे, कहा था कि 1 से 30 तक आप एटलीस्ट कम से कम एटॉमिक मास, ठीक है ना, मास नंबर उसको आप याद कर लें आप, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि याद कर ही लिए होंगे आप लोग। याद करने तो आपको ये मोल कॉन्सेप्ट, अभी जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करें ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ये आपको आसान रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि नाम में ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ तो आपको तो इतना पता चलेगा, वो कॉन्सेप्ट तो खैर है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पर लॉजिक भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉजिक का भी यूज़ आएगा, थोड़ा ट्रिक का यूज़ आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप समझिए चीज़ों को। अब 9th क्लास में भी आप मोल कॉन्सेप्ट से रूबरू हुए थे आप, शायद याद हो आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड आता है मोल। क्वेश्चन भी आता है ये कि व्हाट इज मोल, है ना। मोल क्या है, तो देखिए मोल क्या है। इट इज अ यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का यूनिट है ये, बेसिक फंडामेंटल ऐसा ही यूनिट है ये मोल, ठीक है ना। जैसे हर चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, किसी न किसी चीज़ के अंदर मेजर करते हैं हम लोग, हर चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर यूनिट है। उसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अपना एक यूनिट है मोल, ठीक है ना। जनरली हम लोग केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चैप्टर का सीधा सीधा डायरेक्ट यूज़ चैप्टर नंबर 5 में है, 6 में है, और भी जगह आएगा, 7th में है, ठीक है ना। तो आप समझे, चीज़ों को समझे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। लिखता है इट काउंट्स एज मैनी atoms, molecules, ions, electron, protons and neutrons or other elementary entities। लिखता है कि मोल के टर्म में हम लोग क्या क्या काउंट कर सकते हैं। तो आप एटम्स काउंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं, आयंस को काउंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इसी तरह के अदर एलिमेंट्री एंटिटीज़ को काउंट कर सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है। तो मोल एक बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, ऐसा यूनिट है, ठीक है। जैसे हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं हम लोग, साथ साथ हम लोग क्या मेजर करके बता सकते हैं इसमें, तो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को सबको मेजर करके इन टर्म्स ऑफ क्या बता सकते हैं हम लोग, मोल्स के टर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल समझिए आप, ठीक है ना। मार्केट में आप जाते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है ना, हर चीज़ का एक अपना यूनिट है। जैसे आप सब्जी खरीदने गए तो आपको ग्राम या केजी में ही देगा, है ना। आप फल खरीदने जाइए, वहाँ भी ग्राम या केजी में देगा। कोई राशन का सामान लाने जाइए, आटा, चावल, चीनी, कुछ भी लाने जाइए, आपको ग्राम या केजी में ही देने वाला है, ठीक है। आप अंडा खरीदने जाइए, आप बनाना खरीदने जाइए, ठीक है ना, एग्स खरीदिए, बनाना खरीदिए, ठीक है ना, वहाँ पर आपका एक यूनिट है डजन, तो आपको डजन में देगा, ठीक है। जैसे आप किसी लिक्विड को मेजर करें तो मिलीलीटर में मेजर करेंगे, ठीक है ना, लीटर में मेजर करेंगे, डीएम क्यूब में मेजर करें, अपना एक पर्टिकुलर यूनिट है। मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, बहुत बड़ा लेंथ है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, हम लोग किलोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप कपड़ा खरीदने जाते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, जो भी आप कपड़ा खरीदते हैं, देखिए वो एक रॉड रखता है, उस रॉड से ही नाप कर देगा, है ना। एक स्टैंडर्ड
चीज़ के कंपेरिजन में ही आपको कुछ देने वाला है। जैसे आप अगर एक खरीदने जाते हैं तो एक या डजन में मिल रहा है ना, तो है क्या, तो 1 डजन के अंदर कितना 12 यूनिट्स आते हैं ना। इसी तरह 2 डजन के अंदर कितना आएगा 24 यूनिट्स आएंगे, है ना। ठीक है, जैसे कोई केजी में आप सामान खरीदें तो 1 केजी, तो 1 केजी का मतलब ये हो कितना 1000 ग्राम। अगर हम बोले कि हम भाई 5000 ग्राम सामान लेकर के आए हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप। इसका मतलब, क्योंकि आपको ये पहले से मालूम है कि 1000 ग्राम होता है 1 केजी के अंदर, तो आपको 5000 है, इसका मतलब कितना सामान होगा वो 5 केजी सामान हो सकता है, इसका मतलब, है ना। तो हर चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर यूनिट है, उसी यूनिट में वो बात करने वाला। अगर आप अंडा खरीदने गए आप, ठीक है ना, उसको कहा कि नहीं 5 किलो अंडा दे दो भाई, 5 केजी अंडा दे दो, वही अंडा फेंक के मारेगा, समझो नहीं, अंडा देगा भी नहीं, है कि नहीं। आप सब्जी खरीदने के लिए गए, कोई सब्जी खरीद रहे हैं, ठीक है ना, आप उसको कहिए कि नहीं ऐसा करो कि हमको 2.5 डजन दे दो गिन करके। आप भाई तो ग्राम या केजी में बेचने के लिए बैठा हो तो तराजू राजू क्या क्या लेके बैठता है, वो आजकल तो डिजिटल वाला आ गया है, उसको रख के तौल के देगा आपको, तो है ना, दौड़ा के मार सकता है वो। आप कपड़ा खरीदने गए, वो आप कपड़ा आपका, खैर वो रेडीमेड जो आता है उसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, शर्ट रेडीमेड आ गया, आप कुछ भी, लेकिन एक कपड़ा जो लेंथ खुला हुआ है, 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, उसको बोलो नहीं ऐसे नहीं लेंगे कपड़ा बड़ा, ये कैसे नाप रहे हो तुम, अपना जो मीटर रखे वो इससे नहीं लेंगे हम, घर से भर का फीता ले गए आप एकदम बड़ा साइज, बोले इससे नाप को दो, देगा कभी नहीं देगा आपको, इसलिए नहीं देगा ना, उसका एक पर्टिकुलर यूनिट है, उस यूनिट में ही खरीद के लाया है वो, उस यूनिट में ही बेचेगा भी वो, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन्स को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को इन टर्म्स रिप्रेजेंट करना, इन टर्म्स ऑफ मोल रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। देखिए कैसे निकाला आता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए अब हर चीज़ का अपना एक रेफरेंस यूनिट है, 1 डजन तो 12 यूनिट है, 2 डजन तो 24 यूनिट है, 1 केजी तो 1000 ग्राम है। इसी तरह अगर हम लोग 1 लीटर ले लें तो कितना होगा 1000 मिलीलीटर, है ना, ml है। इसी तरह 1 मोल, ठीक है, 1 मोल की वैल्यू जो है ना किसके बराबर होती है, एवोगैड्रोस नंबर के, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर कितना के बराबर 6.022 × 10⁻23। इस एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n से या फिर Na से। तो 1 मोल रेफर्स टू एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर कितना के बराबर 6.022 × 10⁻23 के बराबर। जैसे 1 डजन आपको बोला गया था, 1 डजन में आपको ऑटोमेटिक आपको पता है कितना यूनिट है 12 यूनिट। उसी तरह 1 मोल अगर आपसे कहा गया, इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स पार्टिकल्स उसके अंदर, क्लियर बात। इसको हम लोग n या फिर Na से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, Na या फिर Na सबस्क्रिप्ट में नीचे है, ठीक है ना। तो एवोगैड्रोस साइंटिस्ट का नाम है, आदमी का नाम है, ठीक है ना, एमिडियो एवोगैड्रोस पूरा नाम था इनका, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के ऑनर में, उनके सम्मान में ये नोटेशन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, नाम भी रखा गया उन्हीं के लिए, ठीक है ना, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अगर हम लोग 2 मोल ले ले तो इतना नंबर को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 2 से। तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं Na, ये नंबर ही Na के बराबर है। अगर हम लोग 3 मोल ले ले तो 3 Na लिखेंगे, बात क्लियर, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना एक यूनिट है, उसी तरह से ना इस मोल का जो नंबर है, जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है 6.022 × 10⁻23। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका यूज़ भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लिख लीजिए पहले आप इसको, हटाए।
देखिए यूनिट की ना थोड़ी सी कहानी अब समझ लीजिए तो आपको, ठीक है ना। देखिए अगर आपसे कहें कि मेरे पास 1 kg कोई सामान है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ 1 kg है मेरे पास, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है ना, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना, कि 1 kg सर के पास कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब 1000 ग्राम है। आप मार्केट से कुछ खरीद करके लाए 1 kg, ठीक है ना, 1 kg एप्पल खरीद के लाए, पाइनएप्पल खरीद के लाए, ठीक है ना, कुछ भी खरीद करके लाए, शुगर खरीद करके लाए आप, ठीक है ना, तो 1 kg का मतलब है कि 1000 ग्राम है, ठीक है ना। अब कभी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको जब डाउट होता है कि अरे ये सामान लगता है मुझे कम दे दिया लगता है, वो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, डंडी मार दिया है ना, तो आप क्या करते हैं, बगल वाले दुकान या किसी जान पहचान है वहाँ जाके आप उसको फिर से दोबारा मेजर करते हैं, और आपको लगा कि नहीं 900 ग्राम दे दिया है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भाई हम तो लिया था उससे 1 kg, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, इसका मतलब 100 ग्राम खा गया, उसका मतलब डंडी मार दिया उसने। खैर ठीक है, तो ये हुआ क्या ना कि अब स्पेसिफिक यूनिट का आपको डेटा पहले से पता है, मालूम है, लेकिन ये 1 kg एग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं से फिर आया होगा, पहले तो नहीं रहा होगा, वैसे बहुत पुराने ज़माने की अगर बात करें तो वहाँ पर सब था नहीं। उस टाइम एक कोई सामान देता था, उस पर्टिकुलर सामान को उसके बदले में, मतलब ये सामान उसको दिया, उसका सामान उसको दे दिया, तो कोई यूनिट तो मेज़र करने के लिए था नहीं, तो वहाँ पर उस जो ट्रांजैक्शन होता था एक दूसरे के बीच, उसी तरह वो सामान कुछ लेकर के आया, वो सामान लेके चला गया, फिर वो कुछ दे दिया, ठीक है ना, ऐसे ट्रांजैक्शन होता था कि भाई ये सामान हम मेरा है, तुम ले लो, सामान हमको दे दो, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि इसका एक स्पेसिफिक प्लैटिनम और इरिडियम का एक एलॉय है, ठीक है ना, उसका एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के वेट को ना स्टैंडर्ड मान लिया गया है, ठीक है ना। ये सिलेंडर का जो वेट है, एक सिलेंडर का वेट कितना मान लिया गया, 1 kg मान लिया गया। आपको एग्जांपल बता, 2 सिस्टम है, ठीक है ना, मान लीजिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, आप एक बैलेंस बीट ले रखे हैं, ठीक है ना, अगर आपको किसी चीज़ को तौलना है, ठीक है ना, मेज़र करना है मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए कि आप कोई सामान रखे हैं, जो भी सामान हो, मान लीजिए सामान ए रखे, ए, ठीक है, ऐसा सिलेंडर इस सामान को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए, मान लीजिए कि 6 सिलेंडर लगता है, ठीक है, 6 सिलेंडर, तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो गया, 6 kg के बराबर हो गया, है ना, बात मेरी समझ में आ रही है। तो सिलेंडर के, एक सिलेंडर के वेट को ही क्या लिखा गया, 1 kg लिखा गया, मतलब 1 किलोग्राम लिखा है, जिसको हम लोग आम भाषा में 1 किलो भी बोलते हैं, ठीक है। तो बार बार सिलेंडर नहीं लिखना, मतलब 6 सिलेंडर है, 10 सिलेंडर है, 20 सिलेंडर है, अगर हम कहें कि भाई 1000 सिलेंडर है, 1000 सिलेंडर है, तो हर बार ये सिलेंडर लिखने से ज़्यादा अच्छा था क्या कि एक पर्टिकुलर यूनिट लिख दिया जाए, जिसको हम लोग आज तक सिस्टम के अंदर फॉलो करते आ रहे हैं, सही यूनिट के अंदर, ठीक है। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा, ये तो ऐसी कहानी थी, ठीक है ना, अब आप यहाँ समझिए, एटॉमिक मास, ठीक है, बात करें एटॉमिक मास क्या, इसको हटा रहे, ठीक है ना, ये ऐसे ही समझाने के लिए बताया था। एटॉमिक मास क्या होता है, तब बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि एटॉमिक मास जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन होता है ना, मतलब मास नंबर, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक मास, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी समेशन होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, इसका रीजन समझिए आप, कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, इसी तरह इतना ही मास होता है न्यूट्रॉन का भी अप्रॉक्स, ठीक है ना। सी
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो होता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, केजी में लगेगा तो -27 kg हो जाएगा, -27 kg या -31 kg ग्राम में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है ना। तो देखा क्या गया कि जो प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये लगभग 1837, ठीक है ना, 37 या 1840 कह लीजिए, ठीक है ना। ये टाइम्स होता है किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब लगभग 2000 समझ लीजिए आप, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स मान लीजिए, ठीक है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन इतना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना टाइम्स कम है प्रोटॉन से। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम नहीं कंसीडर करते उसके साथ। ठीक है, बस में एक तो ये चीज़ है, हटा रहे इसको अभी हम लोग। मोल में वापस लौटेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक टर्म्स सब आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, जो हम लोग को यूज होने वाला है। ठीक है, तो समझिए, इसमें लिख सकते हैं क्या, इट इज अ मास, द मास ऑफ एन एटम। एक एटम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एक एटम का मास। आपको सिंपल सा एग्जांपल बताएं हम, ठीक है ना। मान लीजिए कि एटॉमिक मास ऑफ, ले लीजिए किसी का, मान लीजिए अगर हम लोग ले सोडियम, ठीक है, कितना मास, 23। ठीक है, लेकिन ये जो 23 है, ये टाइम्स है किसके, टाइम्स 1/12 टाइम्स मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जैसे अभी हम लोग जो यूनिट देख रहे थे ना, केजी था, 1 kg 1000 ग्राम, तो 2 kg 2000 ग्राम। तो 1 kg जो एक सिलेंडर है, रेफरेंस है वो सिलेंडर। अगर हम लोग के पास 5 kg, इसका मतलब 5 सिलेंडर है, या यूं कहीं कि 5 सिलेंडर है 5 kg है। ठीक है, तो मास जो है किसी एटम का वो 1/12 स्टैंडर्ड यूनिट को फॉलो किया जाता है। हम लोग के लिए स्टैंडर्ड यूनिट कार्बन 12 का मास है, ठीक है ना। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन जो होगा वही एक एटम के मास को डिनोट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए एटॉमिक मास ऑफ सल्फर लिखे, ठीक है ना, कितना आएगा, 32, एग्जैक्टली सेम। एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस लिखे 31, एग्जैक्टली सेम। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखिए कितना, 60, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो हुआ क्या ना कि इस जैसे वहां पर एक सिलेंडर 1 kg के बराबर है ना, एक सिलेंडर 1 kg के बराबर, 2 सिलेंडर 2 kg के बराबर, 3 सिलेंडर 3, तो सिलेंडर को एक यूनिट बना दिया है, kg। उसी तरह 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम को एक यूनिट बना दिया गया, दिस इज कॉल्ड AMU। क्या बोलते हैं इसको, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम लोग इसको एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो कितना लिखेंगे, 23 AMU लिखेंगे। ठीक है ना, यहां लिख के दिखाना है आपको। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एटॉमिक मास ऑफ कितना लिखेंगे, 23 AMU। इसी तरह अगर सल्फर का लिखें 32 AMU, फॉस्फोरस लिखे 31 AMU, इसको लिखे 16 AMU। मतलब एक एटम के एटॉमिक मास को हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, पास में आ रही मेरी। ठीक है, जैसे किसी भी सिलेंडर के मास को हम लोग जो स्टैंडर्ड था हम लोग kg में रिप्रेजेंट किए एक सिलेंडर को, है ना। इसी तरह से हम लोग का जो 1/12 बार बार लिख रहे हो, सिलेंडर बार बार लिखना पड़ता है, 10 सिलेंडर, 20 सिलेंडर, 50 सिलेंडर, 5000 सिलेंडर, 10,000 सिलेंडर।
उससे अच्छा एक यूनिट बना दिया गया। सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम के मास को एक यूनिट बना दिया और क्या लिखा गया, AMU। अगर हम लोग इस सबको लिखें तो सल्फर के लिए 32 AMU लिख सकते हैं, ठीक है ना, फास्फोरस के लिए 31 AMU लिख सकते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के लिए 16 AMU लिख सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? AMU हम लोग का एक यूनिट आ गया। AMU किसके बराबर है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम के बराबर। ये भी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे अभी आपको हम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए, लिख लीजिए, हटा रहे इसको। देखिए अब देखिए, अब बात करें किसकी हम लोग ना, 1 AMU की, ठीक है, कि 1 AMU का वैल्यू कितना होगा। जैसे 1 kg का वैल्यू अपना है 1000 ग्राम, इसी तरह 1 AMU का भी वैल्यू आएगा। जैसे 1 मोल का वैल्यू था हमारे पास 6.022 × 10⁻23 नंबर्स था ना, अभी लिखा थे। इसी तरह AMU का भी कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। देखिए AMU भी हम लोग पढ़े क्या ना कि AMU क्या है, तो 1/12 है, ठीक है ना, 12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये बात तो क्लियर है, इसी को हम लोग AMU लिखे थे, है ना, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जिस टाइम ये स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री, ठीक है ना, उस टाइम उस वक्त ना AMU का वैल्यू नहीं पता था कि AMU का वैल्यू होगा कितना। एक यूनिट लिख दिया गया, ठीक है। बाद में एक डिवाइस आया, ठीक है ना, जिसका नाम था स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां से AMU का वैल्यू निकाला गया, ठीक है ना। तो किया क्या गया, 1 AMU के लिए 1/12 ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल के लाया गया और पता चला इसका मास कितना है, 1.99 × 10⁻−23 ग्राम। ये मास निकाल, मास ऑफ 1 कार्बन एटम किसके जरिए, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए निकाल के लाया गया, ठीक है। अब देखिए, याद बात नहीं करना, आपको क्या याद करना बताते हैं, ठीक है ना। इस दोनों का आप सॉल्व कीजिए तो 1.66 × 10⁻−24 ग्राम आएगा। अब बात को समझिए अब आप, ठीक है। मतलब क्या है कि 1 AMU का वैल्यू कितना होगा, 1.66 × 10⁻24 ग्राम आएगा, ठीक है। ये डेटा है, ये डेटा आपको याद होना। 1 AMU का वैल्यू कितना, 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। बस वही नहीं। अब देखिए, अगर इस AMU को हम लोग को ग्राम में चेंज करना है तो हम लोग सारे वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.66 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 5 kg बराबर कितना ग्राम होगा, बताओ भाई, ठीक है। तो आपको अगर ये मालूम नहीं है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तब तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल काम है ना। अगर जिस बच्चे को मालूम है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 5 kg में कितना होगा, तो 5 × 1000 होगा, इसका मतलब 5000 ग्राम होगा। पूरी बात कैच करेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे को 1 AMU का वैल्यू ही नहीं मालूम है कि 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है या होगा, जो भी कहिए, ठीक है ना, वो बच्चा इस वैल्यू को ग्राम में चेंज नहीं कर सकता है। सेम एग्जैक्टली इसी तरह, क्योंकि अगर जिस बच्चे को 1 kg का वैल्यू नहीं मालूम कि 1000 ग्राम होगा, जब मालूम ही नहीं है तो 5 kg कैसे चेंज करेगा। एग्जैक्टली सेम चीज, जिस बच्चे को ये 1 AMU का वैल्यू पता है, ठीक है, कितना है, तो आप इस सारे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यू को आप ग्राम में चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, आप सारे का वैल्यू किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। बोली बात समझ में आ रही है, कैच कर रहे हैं, ठीक है। एक रेफरेंस यूनिट बन गया, जैसे kg हम लोग का था 1 kg 1000 ग्राम, तो 5 kg में 5000 ग्राम और 10 kg में 10,000 ग्राम, इस तरह से 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। इसी तरह अगर किसी का वैल्यू AMU में दे रखा है, तो अगर उसको ग्राम में हम लोग को चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1.66 × 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो वैल्यू कहाँ चेंज कर जाएगा, ग्राम में चेंज कर जाएगा। जैसे
किसी बच्चे को मालूम ही नहीं है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, उसे पूछ दिया बोलो दोस्त 2.5 लीटर है, कितना मिलीलीटर होगा इसमें, पता ही नहीं भाई, उसको तो मालूम ही नहीं है कि 1 लीटर में 1000 ग्राम मिलीलीटर होता है। अगर उसको ये मालूम है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो कुछ नहीं करना है, उसको क्या करना है 2.5 लिखेगा और 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लेगा 2500 आ जाएगा मिलीलीटर। अगर नहीं मालूम है उसके लिए तो फिर तो कन्वर्ट ही नहीं कर सकता वो, कोई बच्चा 10 से मल्टीप्लाई कर देगा साइंटिस्ट, ठीक है ना, तो 100 से को डिवाइड ही कर दे रहा है 1000 से। तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको किसी का भी एमयू का वैल्यू दे रखा है, पूछे इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो क्या करना है आपको 1 एमयू की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिखना है यहाँ तक, ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए एक टर्म है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ठीक है। ये देखिए मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं ना, लिखता है क्या ना, इट इज द सम of atomic mass of all atoms present in a molecule, ठीक है। एक एटम के अंदर जितना भी है, एक मॉलिक्यूल में जितना भी एटम होगा उन सारे एटम के एटॉमिक मास का समेशन, एडिशन है, जोड़ है, कौन, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कोई एग्जांपल बताएं, सपोज कीजिए कि हम लोग H2SO4 निकाल रहे हैं, ठीक है ना, H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, आपको पिछले क्लास में भी बता रहे थे कि आप याद कर लीजिए आप, ठीक है। लिख करके कहीं देता है, ठीक है ना, मतलब एग्जामिनेशन में लिख देगा कि इतना इतना है, ठीक है। आप उसके भरोसे क्यों रहिएगा कि हाँ लिख के देगा, और नहीं दिया तब किसको खोजने जाइएगा आप, है ना। आप याद कर लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा पहले से, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस सल्फर का कितना 32, ठीक है। एक ही सल्फर है, एक ऑक्सीजन है 60, कितना ऑक्सीजन है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये 2 होगा, ठीक है ना, प्लस 32 होगा प्लस 64 होगा, मुझे होगा कि नहीं, है ना, मल्टीप्लाई कर लिए, कुछ तो किया नहीं, तो सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 98, ठीक है। बात आती है यूनिट की, ठीक है ना, वापस से वही यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, AMU, क्या लिखेंगे, AMU, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, लिख लीजिएगा एटॉमिक मास यूनिट, 98 AMU लिखेंगे, या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्या, 98 U भी लिख सकते हैं। U का मतलब क्या होता है, क्या होता है U का मतलब, U का मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है ना। तो आप 98 AMU लिखे या फिर 98 U लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। 98 एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखिए या फिर 98 यूनिफाइड मास के टर्म लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले हम लोग, ठीक है, क्या लिखेंगे 12 × 6, है ना, कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो कार्बन कितना हम लोग पास 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस
एक हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन है, बस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, प्लस एक ऑक्सीजन में कितना 16, कितना ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कितना आएगा 72 आएगा, 12 आएगा 96 आएगा, है ना, 16 96 96, सबको जोड़ लिए 6 4 10 9 10 1 18, क्या लिखेंगे 180 AMU लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे 180 U, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद होना ज़रूरी है, बिना एटॉमिक मास के आप ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको बेसिक बेसिक टर्म्स हम सिखा रहे हैं, अभी हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोल का डेफिनेशन लिखने के बाद अभी हम उधर गए नहीं हैं, ठीक है ना, बात समझ आई, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स सब आपको सिखा लेंगे तो फिर उधर पढ़ाना में थोड़ा आसान है, न्यूमेरिकल आएगा, ये एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद एक टर्म और पढ़ेंगे हम लोग मोलर मास, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो फिर आपको ये मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। खैर पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अब कुछ मॉलिक्यूल आपको दे रहे हैं, सबका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे, ठीक है ना, निकाल करके आप मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, ठीक है ना, चेक कर लेंगे हम, ठीक है, बता देंगे कहाँ कहाँ की दिक्कत है, अगर सही है तो फिर अच्छी बात है, बन, ठीक है ना। लेकिन आपको ये एटॉमिक मास याद होना चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल आपको हम दे रहे हैं, अब सबका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके भेज देंगे। अगली क्लास में हम लोग मोलर मास पढ़ेंगे, स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है ना, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में जब पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। देखिए लिख लीजिए, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, सब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके आप भेज देंगे मुझे, ठीक है ना। सब लिख लीजिए, ठीक है ना, सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल करके मुझे भेज देंगे, ठीक है ना आप। और अभी भी अगर आपको पैटर्न मास याद नहीं तो याद कर लीजिए, ठीक है, लिखा रहता है कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में कभी कभी लिख के देता है, लेकिन हम ही आदत ख़राब कर देंगे, आपका लिख करके दे देंगे तो फिर आपको वही आदत बना रहेगा, इसलिए आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। पोटाश है ना, K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2 है, ठीक है ना, 24H2 है, ठीक है, कितना हुआ 9 10 11 12 13, C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला है, ठीक है ना, सुक्रोज कहिए, शुगर कहिए, ठीक है ना, 22O11 है, ठीक है। ये C6H5OH फेनॉल, ठीक है ना। और भी कुछ बचा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए आप, पहले SCO3,
ठीक है ना, डॉट 10:2, ठीक है ना। और क्या ले लीजिए आप, ये ले लीजिए CuSO4, ठीक है ना, डॉट 5:2 ब्लू वाइट, ठीक है ना। खैर इतना बना लेंगे आप, ठीक है ना। इससे आप प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखते लिखते आपको याद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जितना कुछ पढ़ाया गया, ठीक है ना, इसमें किसी से कोई याद बात नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो सिर्फ वो डेटा है, जैसे 1 मोल की वैल्यू 6.022, वो तो न्यूमेरिकल बनाते बनाते भी याद हो जाएगा। 1 MU की वैल्यू 1.6 × 10⁻²4, तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। सब चैप्टर में जितना कुछ पढ़ाया जाएगा सबका यूज़ आएगा, एप्लीकेशन आएगा डिफरेंट चैप्टर के अंदर, कहीं कहीं घूम घूम के आता रहेगा, ठीक है। अब लिख लीजिए सबको, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।